Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। हम पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस कर रहे हैं। इसके पैरेलली हम लोग पेपर 1 की भी क्लास कर रहे हैं जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और रेडी होंगे क्लास करने के लिए। ठीक है, अभी फेस्टिवल भी आने वाला है हमारा, ठीक है, प्रकाश का त्योहार। तो उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे जिससे कि आपके वो दिन जिसमें कि आप ढेर सारा सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपके सेलिब्रेशन में कोई भी बिघ्न पड़े। तो आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछली क्लास में हमने सर्कुलेट जो सर्कुलेशन सिस्टम था उसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा था कि ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है क्या हमारा हार्ट, ठीक है, लंग्स में। दूसरा हमने उसका फंक्शन पढ़ा था कि जो ब्लड की पंपिंग है एंटायर बॉडी में वो किस तरह से होती है, मतलब पर्टिकुलर रीजन में जो हार्ट है वो आपका किस तरह से ब्लड को सप्लाई करता है, किस किस आर्टरी के थ्रू ब्लड पर्टिकुलर टिश्यूज में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, और वहां से किस तरह से आर्टरी आर्टरी के बाद फिर हमारी कैपिलरीज, कैपिलरीज बेड जिसको पूरी पार्ट को हम बोलते हैं, कैपिलरी बेड से फिर दोबारा कहाँ पहुंचता है, वो जाके रिपोर्ट करता है हमारी वेन्स पे, और वेन्स के थ्रू फिर दोबारा रिकलेक्ट होके एक बड़ी वेन बनती है। दैट बिग वेन इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द ब्लड इज गोइंग टू हर्ट फ्रॉम द डाउन साइड और अपसाइड डाउन, राइट, इट डिपेंड्स। ये नेम से चेंज हो जाती है। अगर हर्ट की जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग ऑफ हर्ट इज receiving the blood from apoposition, then this vena cava is known as inferior vena cava, sorry, superior vena cava. If it is receiving the downside is known as inferior vena cava। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने कर ली थी। देन हमने पढ़ा था कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के बारे में भी लमसम हमने बहुत सारी चीजों को जाना था। अच्छा, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले हम क्या करेंगे, मैं चाहूंगा कि हम लोग पिछली क्लास का कुछ रिवीजन जो है वो कर लें, जिससे रिवीजन से क्या हो जाएगा, हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो जो छूट गई हैं वो चीजें भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जस्ट जो आज की क्लास है हमारी उस पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर हम थोड़ी सी शुरू करते हैं। कल का मैं आपको रिवीजन कराता हूँ पिछली क्लास का, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, वी वर टॉकिंग अबाउट बीपी। हम लोग ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे कि किस तरह से जो हमारा ब्लड का प्रेशर है उसको हमारा हार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी ढेर सारे रिसेप्टर्स की। अच्छा, उसकी तरफ भी हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। मैं इसको हटा के वापस करता हूँ, और ताकि हम लोग उस स्लाइड पे पहुंच पाए, और उस स्लाइड पे पहुंचते ही वहां से कई सारी चीजें हैं जो वो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं बात किसकी कर रहा था, मैं इसी स्लाइड की बात कर रहा था, राइट, कि जो ब्लड का प्रेशर होता है बेसिकली उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिवीजन कराते हुए फिर दोबारा हम लोग आज की जो क्लास है, आज का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस टाइम में अगर हम वेन्स में, आर्टरी में अगर ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं तो फिर हम उस ब्लड प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर यही ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट रिलैक्स की कंडीशन में हो, ठीक है, जब डब की साउंड आ रही हो उस टाइम पे अगर आप ब्लड का जो प्रेशर है वो चेक कर रहे हैं, तब फिर हम इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आई होप दिस वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। अब इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, इस बार फिर देख लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड। ठीक है, कभी भी यूजीसी नेट में आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दे विल गिव यू सम क्लूज ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्लू और द इंट्रोस्पेक्शन यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। सो अब एक पर्टिकुलर हमने कंडीशन ली है। कौन सी कंडीशन ली है कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज राइज, अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, इस कंडीशन में आप किस तरह से जो आपके बैरो रिसेप्टर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, जिससे कि उसको क्या किया जा सके, उसको काउंटर डाउन किया जा सके। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे केस क्या है।
केस हमारा ये है कि जो आपका बीपी है वो क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है। अब इस कंडीशन में जो हमारा हार्ट है, हार्ट का काम क्या करना है, वर्क क्या है, वर्क इज टू बीपी को डिक्रीज करना है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करना। अब ये कैसे करेगा इसको समझिए। इसमें एक बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो किसको बोला जाता है, इसको समझ लीजिए। बैरो वर्ड जो है, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर, ये किसके लिए काम आता है, ये करता है टू चेक ब्लड प्रेशर, ये बीपी को चेक करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां इस वर्ड को बैरो बोला गया। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, ठीक है। आई होप दैट इतनी बात आपको क्लियर है। तो बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं इस कंडीशन में, वो ज्यादा फायर करना शुरू करते हैं, मतलब मोर इम्पल्स भेजना शुरू कर देते हैं। क्या भेजते हैं, इम्पल्सेस एट द हायर रेट एंड ट्रिगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारा है उसको स्टिमुलेट करते हैं, किसको, हार्ट को। किस लिए, एज अ रिजल्ट द कार्डिक आउटपुट फॉल, जो आपका कार्डिक आउटपुट है सीओ जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है इस कंडीशन में, कम हो जाता है। और क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टरियोल्स विल आल्सो डिक्रीज रिजल्टिंग इन द वैसोडाइलेशन। अब ये वैसोडाइलेशन टर्म क्या है, इसको और समझ लीजिए। वैसो का मतलब क्या हो गया, वैसो का मतलब आपका वेसल से है, प्लस डायलेशन, DIALATION। डायलेशन का क्या मतलब है, टू इंक्रीज द साइज, इंक्रीज साइज। अब इस बात को समझिए, इंक्रीज साइज से मतलब क्या है, जैसे आपकी आर्टरी थी, ये समझ लीजिए आर्टरी की ये इतनी चौड़ी थी, राइट। अब क्या हुआ, वैसोडाइलेशन की कंडीशन में क्या होगी, ये थोड़ी सी और चौड़ी हो जाएगी। अभी देखिए इसमें जितना प्रेशर था, ये P1 प्रेशर है, इसमें प्रेशर जो होगा, अब ये अगर कंडीशन देखी जाए वैसोडाइलेशन की कंडीशन, तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या इस कंडीशन में ये P1 की वैल्यू जो है वो P2 की वैल्यू से ज्यादा होगी, या फिर आपकी जो P1 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। देखिए सिंपली जब हमारे पास ज्यादा एरिया होता है, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रेशर किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। P1 में प्रेशर ज्यादा होगा और P2 में प्रेशर कम होगा। इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में क्या होगा, P1 ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप दैट कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। फाइनली इन केस में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करता है, मतलब डिक्रीज करता है। इस तरह से आपका हार्ट क्या करता है, ऑन दिस वे योर हार्ट कंट्रोल द इंक्रीजिंग हाई प्रेशर कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। अगर इस हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, द सिचुएशन विल बी हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड दिस हाइपरटेंशन कैन जनरेट a big injury for your brain, right, or for your heart. It may cause a big harm to your kidney, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग, हमारा हार्ट जो है वो काम करता है, राइट, वर्क सच अ वे टू काउंटर डाउन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी बाकी जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हमारे सुरक्षित बने रहते हैं, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड ये है कि बीपी जो है वो आपका लो हो गया है। अब हार्ट का काम है कि इस बीपी को कंट्रोल करके बढ़ाए। अब इस कंडीशन में क्या करेगा, ये बैरो रिसेप्टर की जो फायरिंग्स होती है, जो क्या, जो इम्पल्स भेजने का, फायरिंग किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका इम्पल्सेस, इम्पल्स और ट्रिगरिंग, ये किसी भी नाम से ये आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। फायरिंग जो होती है या ट्रिगरिंग जो होती है वो क्या करता है, फायरिंग को डिक्रीज करता है। दिस ट्रिगर्स इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अब इस बात को आप लोग समझिए, ऑफ द हार्ट कॉजिंग कार्डिक आउटपुट एंड इंक्रीज। अभी बात को ये समझिए, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है पैरा। ये दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको काउंटर डाउन करता है, ठीक है। आगे समझिए, इट आल्सो ट्रिगर द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स रिजल्टिंग वैसो कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है इस कंडीशन में, जब हमारा बीपी जो क्या है वो लो की कंडीशन में होता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, ट्रिगर करता है, इस बात के लिए आदेश देता है कि आप क्या करिए, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करिए। क्या, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। अब वैसो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या होगी, मैंने पहले ही आपको बताई थी, ये आर्टरी इतनी चौड़ी है
ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये और पतली हो जाएगी, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है वो बढ़ जाए। ठीक है, इतनी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ और देख लीजिए की नोट में इसको, जो बेसो डायलेशन का मतलब क्या है, डायलेशन मीन्स वाइडनिंग, मतलब बढ़ जाना। ठीक है, और ब्लड वेसल्स। बेसो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, नैरोइंग, कम हो जाना, साइज कम हो जाएगा, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपकी कम हो जाएगी। मीन्स अगर क्वेश्चन में अगर ये भी पूछता है कि जो बेसो डायलेशन है इसकी कंडीशन में क्या होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होगा, वेसो डायलेशन की कंडीशन में बढ़ जाता है। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका वेसो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में एरिया क्या है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे, थोड़ी सी कुछ और टर्म है, इस बात को यहाँ समझ लीजिए। ये फ्लो चार्ट मैंने पिछले में भी आपको समझाया था, यहाँ फिर समझा रहा हूँ। देखिए, इन दोनों को कंपैरिजन में रख के समझ लेंगे, फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं, राइट। इंक्रीज ब्लड प्रेशर अगर है तो बैसो रिसेप्टर की फायरिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। वैसे ही आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर है तो बैरो रिसेप्टर्स की फायरिंग जो है वो कम होती है। ठीक है, अगर बढ़ी हुई कंडीशन है तो ये क्या करेगा, ये आपका जो कार्डिक इनिवेटर है, यहाँ कार्डिक इनिवेटर सेंटर्स जो है उसमें जो हलचल है वो बढ़ेगी, कार्डिक एक्सीलरेटर सेंटर्स को कम किया जाएगा, वैसोमोटर सेंटर्स जो है उनको भी डिक्रीज करने का आदेश दिया जाएगा, राइट। तो वैसो डायलेशन की वजह से वैसो डायलेशन बढ़ेगा, मतलब जो एरिया था, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और आपकी हार्ट रेट जो है, कार्डिक आउटपुट है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ हैं, वो कम हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका ड्रॉप डाउन हो जाएगा और आपकी होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाएगी। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, ठीक उल्टा होता है जब ब्लड प्रेशर आपका लो होता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, we just decrease the cardiac involuntary centers, right, we increase the cardiac accelerator centers, vasomotor centers increases their moves to go for the condition of vasocontraction, right. The another thing is happening over here is that the cardiac output is increasing, heart rate is increasing, and stroke volume is also increasing in this case to create the condition of homeostasis. Means homeostasis means the normal situation, right, normal heart rate, stroke volume, right, heart beat एंड कार्डिक आउटपुट, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रियलिटी में जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी ही देर में, राइट, ज्यादा टाइम अब लगेगा नहीं। इस चीज को और देख लीजिए, द पल्स रेट इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड मैनुअली बाय द रिस्ट बाय अ ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स। मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था कि रेडियल आर्टरी जो होती है वहां पर रिस्ट के पास 3 उंगलियों से हमेशा जो आपकी ब्लड प्रेशर होता है उसको, या फिर पल्स जो होती है आपकी, वहां पे उसको उंगलियों को रख के, 3 उंगलियों को रख के हमेशा वो मेजर करी जाती है। उसका अपना एक अलग रीजन है, उस रीजन को हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, जब हम हार्ट रेट का कंट्रोल पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, आगे अभी देखेंगे कि आर्टेरियल कैथोस एंड पल्स ऑक्सीओमीटर अलाउ एक्यूरेट लॉन्ग टर्म मेजर ऑफ द पल्स रेट। पल्स ऑक्सीओमीटर हम लोग लगा देते हैं, ये एक क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इट प्रोवाइड यू द पल्सेस थ्रू टाइम, राइट। अगर हमें कोई भी वाइटल कंडीशन में है, किसी के वाइटल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन दैट केस डॉक्टर्स यूज पल्स ऑक्सीओमीटर फॉर टू मेजर द कंटिन्यूअस पल्स रेट, राइट। Then heart rate can be measured directly by listening to the heart through the chest. So if you are listening it directly through the chest, what you will do, you will just use one stethoscope, right. With the help of stethoscope you can just listen to the heart beat. Electrocardiography, which detect to the electrical pattern of the heart muscles through the skins, can use for the accurate long term measurement. I think you all have heard about it and seen while you are moving or visiting to a hospital. वहां पे आपको
कार्डियोग्राम टाइप की आपने देखा होगा, एक जो चलता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मॉनिटर होता है, राइट, उसमें मॉनिटर में इस तरह की ऐसे ऐसे करके जो आपकी पल्सेस आती रहती हैं, वो आई होप दैट कि मोस्टली हर एक ने ये सबको देखा होगा, राइट। तो यही होता है, वो जो मीटर लगा रहता है उसका काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आपके हार्ट से निकलते हैं उनको मेजर करता है, और उसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके एंटायर बॉडी में रहते हैं, राइट, वो कितना होता है, क्या होता है, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। आर्टियल प्रेशर इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्फिग्नोमेनोमीटर, राइट। स्फिग्नोमेनोमीटर, इससे प्रेशर मेजर करते हैं, इस बात को आप याद रखिए। मैं यहाँ पे और इसको आपके लिए मेजर वो इंडिकेट कर दे रहा हूँ। स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या करते हैं, इससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। और कार्डियो इलेक्ट्रो जो कार्डियोग्राफी है, इससे क्या करते हैं हम लोग, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनकी पैटर्न को मेजर करते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हमें पल्स चेक करनी होती है तो पल्स हम किसके हिसाब से हेल्प से चेक करते हैं, वो करते हैं हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से। तो आई होप दैट कि इतनी सारी सी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। आगे बढ़ेंगे और आगे कई सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर, यूज स्टेथोस्कोप एज एंड स्फिग्नोमीटर। अब इसको थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कई सारी टर्म्स को और जानने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आगे आने वाले एग्जाम्स में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसको, हाइपोटेंशन को। आई होप दैट यू हैव ऑल नो अबाउट इट। ये काफ़ी कॉमन टर्म है और फिजिकल एज ए बीइंग ए फिजिकल एडुकेटेड इट्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट टू नो अबाउट इट, राइट। अंडर 19 mmH, mmH क्या होता है, ये मिलीमीटर में पारे पे जो प्रेशर होता है उसको, उसका इंडिकेशन होता है। ये कह सकते हो कि एक तरह से ह्यूमन के जो बॉडी में प्रेशर होता है, राइट, उसको हम लोग किस पे, एक Hg पारे पे जो मेजर करने की यूनिट है वो mmH में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेशर जो होता है वो दो तरह से मेजर करा जाता है। मैंने क्या बात की थी पहले, जब शुरुआत में ही बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि जो आपका पारे का प्रेशर होता है वो दो तरह से मेजर करते हैं हम लोग। पहले इन केस ऑफ जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो, और वो कंडीशन जिसमें हार्ट हमारा रिलैक्स है, मतलब डायलेटेड है, तो उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें। एस से मतलब जब हार्ट सिकुड़ा हुआ है तब सिस्टोलिक, और जब हार्ट आपका डायलेटेड है तब डायस्टोलिक। और हमेशा एक बात और याद रखेंगे, हमेशा हमेशा ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कम हो। हमेशा जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें ये समझ लीजिए ये आर्टरी है, ठीक है, और ये एक वेन है। तो आर्टरीज हमेशा छोटी होती हैं, वेन्स हमेशा बड़ी होती हैं। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। जो कोई सर्कुलर टाइप की चीजें होती हैं उनमें इस तरह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमेशा किसका होता है, छोटा होता है, आर्टरीज का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और वेन का हमेशा क्या होता है, वो बड़ा होता है। इसकी वजह से कहीं पे भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ज्यादा होगा वहां पे ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, राइट। इतनी सी बात आप लोग आई होप दैट कि समझ पाएंगे। इसीलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बाइक वॉश के लिए, ठीक है, तो वहां देखिए ये पाइप होती है, इसको लेके आते हैं, पाइप के बाद यहाँ पे ये नोजल टाइप इतना पतला क्यों कर देते हैं, सो दैट कि जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो पाए। यही कंडीशन समझ लीजिए, ये आर्टरी की कंडीशन है और ये जो मोटी वाली कंडीशन है ये आपकी वेन्स की कंडीशन है, ठीक है। आई होप दैट इस एग्जाम्पल से और ज्यादा चीजें जो हैं वो क्लियर हो पाई होंगी। दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो और समझिए, जो आपका जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, उस ब्लड प्रेशर की वजह से और कौन कौन सी चीजें जनरेट हो सकती हैं। हार्ट स्ट्रोक आ सकता है आपको, और हार्ट स्ट्रोक का जो डायरेक्ट कॉज होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, अगर हार्ट स्ट्रोक की बात कर रहा है कोई तो मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। दूसरा, हार्ट फेलियर का मतलब है तो ये सीधा सीधा आपकी हार्ट मसल्स से रिलेटेड है, मतलब
डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड है, राइट। आई होप दैट कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये विजन लॉस भी इसकी वजह से हो सकता है। ये कैसे होता है इसकी बात हम लोग जब दूसरा जब प्रेशर इसका पूरा जब सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है हम लोग सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, ताकि छोटे समय में, कम समय में हम लोग उस सारी चीज़ों को कवर कर पाएं जो आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो कितना मानते हैं हम लोग। बेसिकली 80 to 120 तक ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो डॉक्टर्स हैं वो अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो एक रेंज देखी जाए वो किस तरह से है, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज 90 से 119 है, ठीक है। और डायस्टोलिक की आपकी 60 से 79 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि अगर वो सिर्फ यहाँ पे ये पूछ ले कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ये हो गया 80 to 120, ठीक है, 60 to 100, 90 to 119 एंड 90 to 120। तो मैं आपको बता रहा हूँ 90 to 95% स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे जल्दी से आंसर, क्योंकि उन्होंने इतने बार पढ़ा हुआ है कि ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है 80 to 120, राइट। लेकिन एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन में देखना है, ये देखिए साफ क्वेश्चन में ये उसने क्या पूछा है, उसने पूछा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। तो ये भी आप याद रखना है आपको, 90 से 120 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और बाकी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अक्सर अगर ये पूछ लेता है कि डॉक्टर्स किस पे ज्यादा मेजर करते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो 19 to 189 मतलब जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसी को ज्यादातर चेक करते हैं, ठीक है। दोनों की अगर रेंज देखी जाती है तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो एवरेज जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है वो आपका 82 हम लोग 120 मान लेते हैं। अगर कॉमन पूछ रहा है, अगर उसने इंडिकेट नहीं किया हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को, तब आप 80 to 120 टिक करेंगे। इफ इज giving you, if the examiner is giving you the specific condition of systolic blood pressure, you have to go with the 90 to 120. If he is asking diastolic blood pressure range, you have to go with the 60 to 79. I think, I hope it is very very clear for you, right? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और चीजों को जानेंगे, कुछ और टर्म्स हैं उन टर्म्स को देखते हैं। पेरी हाइपरटेंसिव की कंडीशन देखेंगे। पेरी हाइपरटेंसिव की कंडीशन क्या है, देखिए एक टर्म आप लोग याद कर लीजिए, ये बड़ा काम आएगी, राइट। एक होता है हाइपर, ठीक है, और दूसरी होती है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है मोर। अगर कोई चीज हाइपर हो रही है मतलब वो ज्यादा हो रही है लिमिट से, हाइपो हो रही है मतलब वो लिमिट से कम हो रही है, मतलब अंडर लिमिट बोल सकते हैं। तो इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हाइपर, ठीक है, प्री हाइपरटेंसिव जो है वो कंडीशन है। प्री हाइपरटेंसिव मतलब अगर किसी आदमी का हो सकता है जो ब्लड प्रेशर है वो काफी बढ़ने वाला है, तो उससे पहले की कंडीशन की बात कर रहे हैं। 120 to 139 इसको क्या बोलते हैं, प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन, ठीक है। और डायस्टोलिक ये सिस्टोलिक था, डायस्टोलिक कितना रहता है 80 to 89, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरटेंसिव की कंडीशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर जा रहा है, राइट, सिस्टोलिक आपका 190 से ऊपर जा रहा है, तब आपको कंडीशन जो है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन की कंडीशन यहाँ, ठीक है। अब देखिए जो बेसिकली रेंज है वो क्या है, 90 to 140 की रेंज होगी, तब हम क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर आदमी है, एक पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको क्या है हाइपरटेंशन की कंडीशन है। हाइपोटेंशन क्या होगा 90 to 160, मतलब आपका बहुत ही कम ब्लड प्रेशर होता है उसको लोग बोलते हैं हम हाइपोटेंशन। अगर आपका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन। और हाइपरटेंशन की मैंने क्या बताया था आपको, ये आपके ब्रेन को भी इंजर कर सकती है, इट कैन आल्सो हार्म टू योर ब्रेन,
योर हार्ट एज वेल एज योर, क्या था जल्दी से बताइए, थर्ड वाला क्या था? यस एग्जैक्टली, आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी ही मोस्टली जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करती है, और इतना प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी किडनी जो है इतने प्रेशर के लिए नहीं बनी है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो किडनियाँ क्या हो सकती हैं आपकी, खराब हो सकती हैं। ठीक है, अब आज का जो मेन टॉपिक है उसके साथ डील करेंगे हम लोग। इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो आप लोग, तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वैसे मैं आप जैसे ये क्लास खत्म होती है फिर उसके बाद हम लोग एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया करके एक टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस चैनल में आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपके लिए पीडीएफ वहां से मिल जाएंगी। नहीं तो अगर पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है तो उससे जुड़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे, और आज की क्लास जो है वो किसके साथ है? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्ट रेट को डील कैसे करेगा हार्ट। एक्चुअली इस क्लास को कर क्या रहे हैं, ये हार्ट के फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूजीसी कभी कभी ऊपर ऊपर नहीं पूछता है, राइट, कभी भी ऊपर नहीं पूछता, कभी भी सिंपल क्वेश्चन एकदम से नहीं पूछेगा आपसे। वो एटलीस्ट ही वांटेड टू नो अबाउट योर मेंटल एबिलिटीज, राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है उसके बारे में, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो डेफिनेटली आपका यूजीसी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डील विद द हार्ट रेट रेगुलेशन, कि हार्ट जो है वो किस तरह से रेगुलेट करता है हार्ट रेट को। ठीक है, हार्ट डू बायलैटरल पंपिंग एट द सेम टाइम, मतलब हार्ट क्या करता है, दोनों साइड में ब्लड की पंपिंग करता है, लेफ्ट साइड में भी और आपकी राइट साइड में। अब ये पंपिंग किस तरह से होती है, आई होप दैट कि आप इसको समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। आप इधर की साइड में देखिए, ये तो आपकी किसके लिए जा रही है, इसको देखिए फटाफट से, जल्दी मुझे जल्दी से बताइए कि ये साइड और ये साइड, इनमें जो ब्लड आ रहा है ये कहाँ कहाँ से किधर किधर की साइड जा रहा है, चलिए जल्दी से। अच्छा इसका बताइए सबसे पहले, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से राइट करिए। ये ब्लड जो यहाँ से जा रहा है इधर की साइड में, ये किस जगह जा रहा होगा? चलिए बढ़िया बढ़िया, इसका मतलब अच्छे से क्लास कर लिए हैं आप लोग, हाँ पढ़ाई कर लिए हैं ठीक से, चलिए बढ़िया। तो ये जो आर्टरी आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसको, लंग को, जिससे कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन से रिच होके फिर दोबारा से वापस आ जाए हार्ट में। ठीक है, और फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, फिर से ये ब्लड हमारी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को ब्लड जो है वो एक साथ सप्लाई करता है। अब इसके टर्म्स को समझ लीजिए, जहां राइट वेंट्रिकल की बात करें, अगर राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर आपका राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, इसमें ब्लड जो है वो मूव करेगा आपका लंग्स की तरफ। ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। If the contracting situation is happening with the left ventricle, then what will happen if left ventricle with will moves, तो इसमें क्या होगा? अभी देखिए राइट वेंट्रिकल अगर आपका मूव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब हमारा ब्लड जो मूव करता है लंग्स की तरफ, राइट। अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल मूव करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस सिचुएशन में ब्लड हमारा मूव करेगा बॉडी की तरफ। ठीक है, अभी आप इसको देखिए, देखिए ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जब मूव करता है तो ब्लड कुछ इस तरह से, आई होप दैट कि आप कर्सर को देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो एरो है वो इस तरफ से मूव कर रहा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में जा रहा है, राइट। अब इधर से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वापस होके यहाँ से ब्लड, ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन है वो यहाँ से इसको फिर दोबारा से लेके आ जा रही है। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स क्रिएट अ साउंड इज नोन एज लव डब साउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी फेमस भी है। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हुए, मतलब किसी भी स्टेट के जो टीजीटी के एग्जाम हुए, पीजीटी के एग्जाम हुए, तो इनमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, राइट। तो ये साउंड किसकी होती है, लब और डब की साउंड। अब ये लब और डब की साउंड तो सब जानते हैं, राइट। इस तरह से नहीं पूछते क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जो फर्स्ट साउंड है या फिर जो डब की साउंड है, ठीक है, उनमें से कौन सी साउंड जो होती है वो लॉन्गर होती है, बड़ी मतलब लंबे समय तक की कौन सी होती है। तो लब की साउंड जो होती है वो फर्स्ट साउंड है, और ये साउंड जो है वो आपकी लंबी साउंड होती है, मतलब काफी बड़े टाइम के लिए चलती है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ डब की साउंड। ठीक है, दूसरी साउंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं,
ये साउंड है आपकी किसकी साउंड, ये साउंड है डब बोला जाता है साउंड को। इसकी इस तरह से हार्ट बीट जब आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको जान पाएंगे, ठीक है। और ये साउंड क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और शार्प होती है, ठीक है। तो लब और डब की साउंड की बात हो गई। अब हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। अब धीमे धीमे चलते हैं और टर्म्स को जानते चलते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल ओवर हार्ट रेट। किस तरह से करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल हार्ट रेट, एक्चुअली इसको बोला जाता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा भी जब अगली क्लास और होगी, जब हम एस ए और ए बी नोड की बात करेंगे, आप याद रखना ये कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तो चीजें चेंज होंगी। फिर आप ये याद रखिएगा, वहां पे जब मैं बात करूंगा तो ये कहूंगा कि हार्ट जो है उसको फंक्शनिंग के लिए किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं होती, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम की भी जरूरत नहीं होती है, तो इस बात को याद रखिएगा। वहां कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तब हम बात करेंगे इम्पल्सेस की सिर्फ, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल बी जनरेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट मसल। In that condition, what will happen, while the SA node will generate the signal, it will pass through the AB node and it will directly allow to the heart muscles or the Purkinje fibers, they will allow the heart muscle to contract, ठीक है, और relax. Dilation or the contraction will take place on the behalf of the signal given by the SA or AB node. इतनी बात क्लियर है क्या आपको? तो यहां से आप लोग सही से समझते हुए चलें चीजों को, ताकि आपको जब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आई होप दैट कि नहीं हो। चलिए अभी देखिए, स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंट बाय द नर्व सेल्स अलाउ द हार्ट रेट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कंटिन्यूअसली। अभी किसकी बात हो रही है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बेसिक लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, इन द हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ग्रॉस टर्म में इसको पढ़ रहे हैं अभी। The bundles of the muscle fiber generate impulse is known as SA node, sinoatrial node इसको बोलते हैं, ठीक है। It is also known by the name of pacemaker. इसको pacemaker क्यों कहते हैं, क्योंकि it maintain the pace of heart. ये हार्ट की पेस को मेंटेन करके रखता है, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। और हार्ट के सिग्नल्स को, ठीक है। अनदर नोड इज नोन एज एबी नोड, इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। इट लाइज बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। इससे क्वेश्चन आता है कि जो एबी नोड है वो कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो एबी नोड जो है वो आपका लाई करता है इन बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। देन इट डिले द नर्व सिग्नल्स टू प्रोवाइड द इनफ टाइम टू फिल द वेंट्रिकल्स। और ये कैसे होता है इसकी बात हम लोग करेंगे, मैं आपको पूरा जब फिगर दिखाऊंगा तो फिगर में मैं आपको समझाऊंगा भी कि देखिए किस तरह से ए बी नोड जो है वो डिले कर रहा है सिग्नल्स को, और क्यों डिले कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू मेक इट डिले इज इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी, राइट। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा और। कंट्रोल हार्ट ये सारा हो गया अभी का। तो कंट्रोल ओवर हार्ट रेट जब देखा जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इट प्रोवाइड द टाइम टू फिल वेंट्रिकल्स, मैंने जब अभी बात की थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं और फिर इनको देखते हैं, द नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल बोथ एस एंड ए बी नोड। ये क्या होते हैं, इसमें चाहे एस नोड की बात करें या ए बी नोड की बात करें, ये दोनों की दोनों चीजें जो वो किससे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगी। तो एक्चुअली ये एक इस तरह का नर्वस सिस्टम है जिसमें हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, जैसे हमारी मसल्स होती हैं, राइट। मसल हमारी क्या होती है, एक तो वॉलंटरी मसल होती है, इनवॉलंटरी मसल होती है, और आपकी स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मसल में अपनी एक अलग तरह की, सॉरी, कार्डिक मसल होती है। तो कार्डिक मसल में अपनी एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी है, राइट। वो खुद से बिना थके एंटायर लाइफ जो है वो काम करती रहती हैं। उसके अलावा ये काम करती क्या है, इसकी मैकेनिज्म पर बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो उसकी मैकेनिज्म को आप समझने की कोशिश करिए। इफ वन पर्सन इज परफॉर्मिंग द बिगरस एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी रनिंग कर रहा है या और कुछ, देन नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटिंग एस ए नोड। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्यों इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये एक सिचुएशन दी है हमने। क्या सिचुएशन दी है कि जिसमें एक एथलीट है जो रनिंग कर रहा है, तो वहां से क्या है, बाहर से एक सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, रनिंग की कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उस जगह पे हमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। एंड हु इज सप्लाइंग द ऑक्सीजन, ब्लड इज सप्लाइंग द ऑक्सीजन अलोंग विद द मस्कुलर सिस्टम
ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काफी हद तक वर्क करता है, किसके लिए, ब्लड की सप्लाई के लिए in that particular region to generate the energy to perform the particular activity if the activity is performing for a longer time and vigorous activity। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। क्यों, कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ेगा तभी तो हम लोग जल्दी जल्दी से पहुंचा पाएंगे, ब्लड एक पर्टिकुलर वो हार्ट के चैम्बर में जाएगा, फिर फास्टर रेट और स्पीड से जिस टारगेट ऑर्गन की तरफ हमें ब्लड भेजना है, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, वहां पे ऑक्सीजन को पास किया जाएगा। ठीक है। The size of the person is directly proportional, indirectly proportional to the resting heart rate। इस बात को और समझिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, तो एज क्या है, एज है आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, रेस्टिंग हार्ट रेट के लिए, RHR। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बहुत अच्छा सा दे देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। जैसे क्या है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड देखिए, चाइल्ड की हार्ट रेट कितनी होती है, लगभग 120 के आसपास। ठीक है। और एडल्ट की कितनी होती है, 72, ऐसा ही बोला जाता है ना। तो अब आप देखिए कि जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो एडल्ट की ज्यादा क्यों है, तो इससे सीधा सीधा आप इन्फ्रेंस कर सकते हो कि एज जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हार्ट रेट के, रेस्टिंग हार्ट रेट के। ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब और समझिए, दूसरा ये है कि हार्ट बीट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी इज 120। मेडिकल जो प्रोफेशनल है उसको कंसीडर क्या करते हैं, 60 to 100 तक की ये लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इट्स नॉट ए टू मच प्रॉब्लम। एवरेज हार्ट बीट किसको माना जाता है, 72 बीट पर मिनट को। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग, आई होप दैट यू विल बी एबल टू टैकल आउट। द रेस्टिंग हार्ट रेट द वेल ट्रेन्ड एथलीट इज 40 to 60। मतलब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है। ये इसलिए होता है, जो कार्डिक आउटपुट होता है हमारा, जो वेल ट्रेन्ड एथलीट होते हैं उनका कार्डिक आउटपुट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो जितना ब्लड उनको ब्लड सॉरी चलिए कुछ इस तरह समझिए कि जितना ब्लड उनको 72 में नॉर्मल लोगों को जो बॉडी में भेजना पड़ता है, उतना ब्लड वो लोग 40 to 60 बीट्स में भेज देते हैं बॉडी में। तो बॉडी की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाती है कि इतना चाहिए, इतना मिल गया आपको, राइट। और यहाँ क्या होता है, नॉर्मल पीपल्स के लिए, नॉर्मल पीपल के हार्ट को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि उनका कार्डिक आउटपुट होता कम होता है। सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे आपको वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये समझिए, ये समझिए इस तरह से, इसमें आपका 100 लीटर वाटर है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक आदमी है आपका, ठीक है, और ये एक आदमी है, राइट। इनके पास कुछ एक बर्तन है, ये बर्तन से क्या कर रहा है, इसका बर्तन जो है वो 10 लीटर ले जा सकता है पानी एक बीट से, मतलब ये समझ लिए वन टाइम में ये 10 लीटर ले जा रहा है। और इसका जो बर्तन है वो क्या कर रहा है, वो वन टाइम में 20 लीटर ले जा रहा है। तो आप ये देखिए 10 10 10 10 वाले को कितने बार जाना पड़ेगा, 10 टाइम्स जाना पड़ेगा, राइट। अब ये 20 वाला जो है वो 20 लीटर जब आउटपुट दे रहा है एक बार में, तो इसको कितना जाना पड़ेगा, इसको 5 टाइम जाना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात, चलिए बहुत अच्छे, अब समझ में आ गया सर, चलिए अच्छी बात है, अब समझ में आ गया। तो ये इतना हार्ड भी नहीं है। तो एक्चुअली है क्या, ये हार्ट बीट 40 तक भी जाती है, इवन दैट कई एक साइकिलिस्ट हैं ऐसे जिनकी हार्ट बीट जो है वो 40 से भी कम गई है, रिकॉर्ड की गई है। ठीक है। चलिए आगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो पार्ट थर्ड होगी, और पार्ट थर्ड में हम लोग इम्पल्स जो हैं, जो आपका ब्लड इम्पल्स किस तरह से होती हैं हार्ट में, जो SA नोड है वो किस तरह से वर्क करता है, AV नोड है वो किस तरह से वर्क करता है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।